हेलो। इस वीडियो में आज हम स्क्लॉमिट ची सूस्टर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें उन्होंने फ़िलासफ़िकल काउंसलिंग और या फिर फ़िलासफ़िकल प्रैक्टिस की जो है डिफरेंट अप्रोचेस डिस्कस की हैं। 3 अप्रोचेस है उसमें, और जिनका उद्देश्य ये है कि जो विज़िटर होता है, जो डायलॉग पार्टनर होता है, उसे कैसे एक फ़िलासफ़िकल प्रैक्टिशनर उसमें ट्रिगर करता है फ़िलासफ़िकल डायलेक्टिक प्रोसेस, जिससे वो एक ऑथेंटिक थिंकर हो पाता है और जो अपनी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको एक फिलोसॉफिकल प्रोसेस के ज़रिए खुद उनका सॉल्यूशन तक आ पाता है। इसका एम नहीं होता है आंसर तक पहुँचना, किसी सॉल्यूशन तक पहुँचना या फिर एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ नहीं होता है इसमें। बस ये अटेम्प्ट करता है टू अटेन फिलोसॉफिकल स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज इन द विजिटर और डायलॉग पार्टनर। It makes the dialogue partner more philosophical in thought, words, and actions. So now let's discuss the first approach to philosophical practice, that is Gerd Offenbach's open-ended inquiry. ओकनबक इस इंक्वायरी में कोई भी प्री कंसीव्ड मेथड यूज़ नहीं करते हैं। वो जो एक्सप्रेस करता है विजिटर, उसको एक सिम्टम के रूप में इंटरप्रेट नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक एक्चुअल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। ओपन एंडेड इंक्वायरी में म्यूचुअल इक्वालिटी के आधार पर ओकनबैक जो है उससे बात करते हैं उनके साथ, और उन्हीं की एडवाइस मांगते हैं विजिटर की। इसमें फिलोसफिकल प्रैक्टिशनर अपनी खुद की एडवाइस नहीं देते हैं, उल्टा उन्हें क्वेश्चंस करते हैं और विजिटर को खुद सोचने पर मजबूर करते हैं। इसमें किसी तरह की फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट, सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं की जाती, और विजिटर के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उनके इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता कि इसके पीछे कुछ ट्रुथ छुपा हुआ है। उल्टा ये तो एक डायलेक्टिक प्रोसेस है जिसमें प्रैक्टिशनर जो है यूनाइट होता है प्रॉब्लम के साथ। खुद जो है कोई अपना अंडरस्टैंडिंग उस पे इम्पार्ट नहीं करता है, खुद की कुछ विचारधारा उस पे थोपता नहीं है। उल्टा क्या है, विजिटर को एक फ्रेश सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इम्पल्स देता है कि वो खुद से एक्सप्लेन कर सके जो उसकी प्रॉब्लम है, जिसको लेकर वो आया हुआ है। तो उसको पहली बात प्रॉब्लम की तरह भी नहीं देखता है, उसको एक बात करते हैं ऐसी नॉर्मली, और इससे एक हो जाता है विजिटर और जो प्रैक्टिशनर है, और उससे वो क्वेश्चन करता है, अपनी जो है कुछ मेथड फॉलो नहीं करता है, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें इम्पार्ट नहीं करते हैं। विजिटर को ही सोचने में मजबूर करते हैं, उसको मतलब ट्रिगर करते हैं कि खुद ही एक रेस्पॉन्स तक पहुँचे, एक फिलोसफिकल प्रोसेस के ज़रिए सोचे, वर्ड्स में और एक्शन में हो, उसका एक ऑथेंटिक थिंकर बनाने की तरफ वो रुझान होता है उनका। तो इसमें जो फिलोसफिकल प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या इंटरप्रिटेशन होगी, कितनी एक या दो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करती है। कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए ये नहीं होता, फिलोसफिकल प्रोसेस जो होता है वो मैटर करता है इसमें। और ओकनबर्ग कहते भी हैं कि फिलोसफी एक ऐसा रास्ता है जो नए इंसाइट्स ओपन अप करता है। फिलोसफी मेथड्स के साथ वर्क नहीं करता, ये मेथड पर वर्क करता है। ये थ्योरीज के साथ वर्क नहीं करता, उल्टा थ्योरीज पर वर्क करता है। और ये चीज़ हम ओकनबर्ग और पीटर स्लोटरडिक के एक डायलॉग है जो कि अगोरा में हुआ था, वहाँ से हम चीज़ देख सकते हैं। तो इस चीज़ से स्लोटरडिक भी एग्री करते हैं ओकनबर्ग की। तो यहाँ से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ओकनबर्ग है वो मॉडर्न सोक्रेटिक मिडवाइफ है, जो कि अपने विजिटर को इनकरेज करता है कि वो इन फिलोसफिकल इंसाइट्स अपने आप में ही वो जन्म दे सके उनको, और जो है अपने जो उनकी इश्यूज़ है लाइफ के, वहाँ उनको टैकल कर सके एक तरीके से ऑथेंटिक थिंकर के रूप में। अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की, जो कि है ह्यूगन डिक्स का जो प्लूरलिज्म है ऑफ डायलॉग। तो यहाँ पर ये फिलोसफिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिलोसफिज्म यानी कि नॉलेज ऑफ फिलोसफी, मतलब भले ही तुम्हें फिलोसफी का इतना ज्ञान ना हो, लेकिन जो तुम्हारा एटीट्यूड हो वो फिलोसफिकल हो, जो तुम्हारी स्किल हो वो फिलोसफिकल हो। तो इस बात पर वो जोर देते हैं ह्यूगन डिक। और ह्यूगन डिक की इस अप्रोच में 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। पहला है रिलैक्स्ड कंसंट्रेशन, यानी कि आपको जो है एक फ्री और अनबाइज्ड डिसइंटरेस्टेडनेस के साथ विजिटर की जो बात है उसको सुनना है। ठीक है, अपना कुछ भी प्री सपोज नहीं करना है। ओपननेस दूसरा पॉइंट है, ये यहाँ पर ओपननेस बहुत ज़रूरी है। ह्यूगन डिक जो है रिलेट करते हैं ओपननेस को टू लव, तो इतने ज़्यादा ओपन हो आप। और फैसिनेशन तीसरा पॉइंट है, जहाँ पर क्वेश्चनिंग से पहले फैसिनेशन ज़रूरी है। फैसिनेशन से क्या मतलब है कि तुम हर एक विजिटर को जो है डिफरेंटली उसको देखो, उससे फैसिनेट हो जाओ। हर एक कंसल्टिंग आवर तुम्हारे लिए डिफरेंट हो, कोई भी तुम्हारा ऐसा मेथड ना हो कि तुम बोल दो कि भाई ये तो इस पे लागू हो जाएगा। नहीं, हर एक के लिए तुम्हारा स्पेसिफिक मेथड होना चाहिए जो कि उस स्पेसिफिक विजिटर को सूट करे। ये नहीं कि तुम हर किसी के लिए सेम मेथड यूज़ कर रहे हो, डायलेक्टिक या फिर सोक्रेटिक मेटिक। नहीं, तुम जो है अलग अलग हर उसके हिसाब से, विजिटर के हिसाब से अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। उसे फैसिनेशन के रूप में देखना है तुम्हें। ठीक है। और जो डायलॉग भी होगा विजिटर और प्रैक्टिशनर के बीच में, वो बुबेरियन टाइप का होगा। बुबेरियन डायलॉग में क्या होता है, जो फिलोसफिकल प्रैक्टिशनर होता है
वो अपने मेंटल वर्ल्ड से बाहर आकर जो है उससे क्वेश्चन करता है उसे, और इसमें रिलैक्स कंसंट्रेशन होती है दूसरे पर, उसका एक्टिव इंक्लूजन होता है दूसरे का, और अपने आप को उस दूसरे में खो भी नहीं देना है और उसको जानना भी है, लेकिन उसको जो है एक मिस्ट्री के रूप में भी रहने देना है, उसको इतना भी नहीं जान जाना है। तो आपको जो है एक तरीके से विजिटर को जानना भी है, लेकिन उस जानने में अपने आप को खो भी नहीं देना है। तो एज ए फिलोसफिकल प्रैक्टिशनर आपको विजिटर को एक तरीके से एड्रेस करना है और उसके ट्रू सेल्फ को रिस्टोर करना है। अब बात करते हैं थर्ड अप्रोच की, जो कि है 8 मीनिंग्स का मेटालॉग। जो लाइफ की परिस्थितियां है, वीनिंग उन पर जो केयरफुल और प्रॉपर थिंकिंग है उसको एक रिवार्डिंग एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। वीनिंग खुद को कंपेयर करते हैं एक ट्रेडमैन इन थिंकिंग टूल्स, कि वो जो है एक थिंकिंग टूल्स का ट्रेडमैन है, यानी कि उनका व्यापारी है जो कि उनको व्यापार करता है थिंकिंग टूल्स का। और ये जो व्यापार है वो किसके साथ कर रहा है, अपने विजिटर के साथ कर रहा है। वीनिंग की जो अप्रोच है ये कार्ल पॉपर की इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी से रिलेटेड है। तो इस इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी में क्या है, जो ऑब्जेक्टिव कंटेंट है थॉट्स का वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कॉन्शियसनेस की स्टेट को और मटेरियल वर्ल्ड को, और वाइस वर्चुअली जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो ऑब्जेक्टिव कंटेंट्स ऑफ थॉट वो उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो ये है कार्ल पॉपर की थ्योरी ऑफ इंटरेक्शनिज्म, जिससे रिलेटेड है वीनिंग की जो मेटालॉग अप्रोच है ये। बटेशन जिनको क्रेडिट दिया जाता है इस मेटालॉग आइडिया के लिए, वो इसको यूज़ करते हैं इन सर्च ऑफ पैथोजेनिक बैकग्राउंड्स टू फाइंड डबल बाइंड सिचुएशंस इन पेशेंट्स। जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उसमें ये डबल बाइंड सिचुएशंस को फाइंड आउट करने के लिए मेटालॉग आइडिया का यूज़ करते हैं। और बटेशन डिफाइन करते हैं मेटालॉग को कि एक कन्वर्सेशन है अबाउट ए प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट इन सच ए वे दैट द पार्टिसिपेंट्स डिस्कस द सब्जेक्ट एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द कन्वर्सेशन। ऐसा डायलॉग जिसमें जो कन्वर्सेशन हो रही है प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट के बारे में, उसमें जो पार्टिसिपेंट है वो खुद जो है डिस्कस करता है सब्जेक्ट, और स्ट्रक्चर ऑफ द कन्वर्सेशन वही पार्टिसिपेंट ही वो डिस्कस करता है। और फिलोसफिकल प्रैक्टिस में इसी को बोलते हैं कि ये थिंकिंग पैटर्न्स की ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पर उस कन्फ्यूज़न को डिमिस्टिफाई करने के लिए उन थिंकिंग पैटर्न्स को ही क्वेश्चन किया जाता है। और इसलिए जो मेटालॉग का आइडिया है इन मीनिंग्स प्रैक्टिस, वो है डिस्टेंस इन थिंकिंग, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटालॉग के जरिए एक फिलोसफिकल प्रैक्टिशनर एम करता है विटगेनस्टीन का जो पिक्चर प्रिजन है उसको एस्केप करने के लिए, जो कि हमारी लैंग्वेज में हिडन होता है। आर्टिकल में एक केस स्टडी दी गई है जहाँ पर वीनिंग जो है इस मेटालॉग को अप्लाई करते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूज है अबाउट हिज प्रिंसिपल्स, और ये जो स्टूडेंट है ये इलेक्ट्रिक शॉक जो दिए जाते हैं पेशेंट्स को उनके बिल्कुल अगेंस्ट में है। लेकिन टाइम के साथ वो खुद एक दिन इस सिचुएशन में आ जाता है कि उसे खुद एग्री करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है कि वो एक पेशेंट को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक शॉक के लिए अलाउ कर देता है। तो फिर वो सोचता है कि क्या मेरा जो प्रिंसिपल था कि मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देना किसी को भी, उसके अगेंस्ट में था बिल्कुल, क्या मेरे प्रिंसिपल इतने जो है वीक थे या फिर मेरे प्रिंसिपल बदल गए हैं। तो फिर वीनी उसको बोलते हैं कि बात ये नहीं है कि जो तुम्हारे कभी प्रिंसिपल था उसके तुम अगेंस्ट में चले गए हो। वीनी उस स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम को देख रहे हो एज ए मैटर ऑफ कंपटीशन बिटवीन टू प्रिंसिपल, लेकिन जबकि ये जो मैटर है ये प्रिंसिपल वर्सेस नो प्रिंसिपल है। वीनिंग कहते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम को एक एथिकल डिलेमा के रूप में देखो। कभी कभी क्या होता है, दो प्रिंसिपल के कंपटीशन में और जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल के कारण एक नया प्रिंसिपल जो है उभर कर आता है, इसको एक एथिकल डिलेमा के रूप में देखो तुम। तो इस तरीके से उस यंग मैन की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम कह सकते हैं कि जो शूस्टर ने 3 अप्रोचेस बताई हैं, ओकनबर्ग, हुइगेनडिक और वीनिंग की, तो इन तीनों ही अप्रोचेस में क्या है, प्रैक्टिशनर खुद जो है किसी मेथड को यूज़ नहीं कर रहा है, किसी आंसर और सॉल्यूशन को जो है नहीं दे रहा है विजिटर को खुद ही सोचने पर मजबूर कर रहा है, वो खुद ही फिलोसफाइज कर रहा है और अपनी जो इश्यूज़ है लाइफ के उनको टैकल कर पा रहा है। तो दैट्स इट, यही था वीडियो में। उम्मीद आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, आपकी कुछ हेल्प भी हुई होगी। तो अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।